अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ मैं अवां सां गॾु नाज़िया में। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के जवाज़ बणाए बिना के शाहिदनि जे बिना के सबूत ते पाकिस्तान मथां इल्ज़ाम लगाईंदड़ भारत जे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ड्रामो वाक़ो थी वियो आहे। ॻुझनि दस्तावेज़नि ज़रिए जेके साम्हूं आया आहिनि नाज़रीन, समाजी राब्तनि वारी हिकु वेबसाइट ते जारी कयल उन्हनि ॻुझनि दस्तावेज़नि मूजिबि अमेरिकी नायब सदर जे भारतीय यात्रा दौरान अहिड़ो मनसूबो जोड़ियो वियो ऐं पहलगाम वाक़े जी ज़िम्मेवार भारतीय एजेंसी रॉ निकिती आहे। वाक़े जे करे इल्ज़ाम पाकिस्तान ते लॻाइण जो इंकिशाफ साम्हूं आयो आहे। नाज़रीन, अव्हां खे ज़रूरु जेके हिन वक़्तु समूरी सूरत हाल आहे, मुसलसल केतिरनि ई ॾींहंनि खां पाकिस्तान पारां बार बार अमुन जो पैगाम ॾिनो पियो वञे ऐं हिन समूरी टेंस सूरत हाल में अमुन जी ॻाल्हि कई पई वञे ऐं इहा ॻाल्हि बार बार कई पई वञे त असीं चाहियूं था त हिकिड़ी न्यूट्रल जांच थिए, हिकिड़ी ग़ैर जानिबदाराणी जांच थिए जंहिं ज़रिए शाहिदियूं साम्हूं अचनि ऐं न रुॻो पाकिस्तान जो अहिड़ो मुतालबो साम्हूं आयो। पाकिस्तान जे अहिड़े बार बार साम्हूं मुतालबो अचण खां पोइ आलमी बरादरी पिणु सरगर्म नज़र अचे पई। आलमी बरादरी बि मुतालबा करे रही आहे, पर हिन समूरी सूरत हाल में हिननि समूरी ॾींहंनि दौरान असीं ॾिठोसीं त मुसलसल भारत पारां पहिरें ॾींहं खां बिना के शाहिदनि जे बिना के सबूत जे अगराई मुसलसल असांखे नज़र आई आहे। मुसलसल छिकताण वधाइण जूं ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। ताज़ो ई असीं ॾिसूं था त लाइन ऑफ कंट्रोल ते बि मुसलसल छिकताण वारी सूरत हाल आहे ऐं बार बार जेका इहो मुतालबो साम्हूं अचे पियो उनजो को मस्बत जवाबु भारत पारां साम्हूं न पियो अचे। हिन अहिड़े वक़्त में नाज़रीन, ही गुजा दस्तावेज़ जेके निशानदेही कनि था त ही समूरो जेको मामिलो हो उनजो ड्रॉप सीन थियो आहे ऐं समूरो जेको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ड्रामो आहे उहो हाणे सॼी दुनिया ॾाढो वाइको थी चुको आहे। हिन दस्तावेज़नि मूजिबि ही समूरी जेका प्लानिंग थी आहे अमेरिकी नायब सदर जी भारत यात्रा दौरान थी आहे ऐं उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त हे समूरो सिलसिलो थियो आहे। जेतोणीकि नाज़रीन, अव्हांखे इहा बि ज़रूरु सुध हूंदी त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां पाकिस्तान में मुसलसल इंटेलिजेंस जेका साम्हूं अचे पई, अहम इंटेलिजेंस शेयरिंग साम्हूं अचे पई ऐं उन में ॼाणायो पियो वञे त कंहिं बि वक़्तु भारत पारां का फ़ौजी कार्रवाई, को फ़ौजी हमिलो थी सघे थो। उन हवाले सां 24 खां 48 कलाक तमामु घणा अहम ॼाणाया विया आहिनि। उन वक़्त दौरान बि पाकिस्तान मुसलसल इहे कोशिशूं कंदो रहे थो त कंहिं तरीक़े सां हीउ मामिलो थधो थिए। आलमी जेका बिरादरी आहे उहा पिणु तमामु घणी सरगर्म आहे। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान इहा ॻाल्हि बि करे पियो त असीं जंग नथा चाहियूं, असीं हमेशह जंग जे अगेंस्ट विया आहियूं, उनजी मुखालिफ़ रहिया आहियूं ऐं हाणे बि असांजो पैगाम अमुन जो पैगाम आहे। पर जेकॾहिं भारत पारां का अगराई कई वई त उनजो भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो, मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो। उन हवाले सां नाज़रीन, जंगी मशक़ूं बि जारी आहिनि। अॼु बि अहम मुलाक़ातूं थियूं आहिनि नाज़रीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म विच में मुलाक़ात थी आहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा अहम बयान साम्हूं आया आहिनि त कंहिं बि क़िस्म जे मिस एडवेंचर जो भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो। समूरी सूरत हाल ते नाज़रीन पंहिंजे एक्सपर्ट सां ॻाल्हाईंदासीं, गुफ़्तगू कंदासीं त हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे कहिड़े तरीक़े सां जेके कोशिशूं असांखे मुख़्तलिफ़ नज़र अचनि पियूं ठारण जूं, कहिड़े तरीक़े सां हीउ मामिलो ठारे सघिजे थो ऐं जेका पाकिस्तान जी बार बार जेका आछ साम्हूं अचे पई न्यूट्रल जांच जी, उन ते भारत जो जवाबु छा अची सघे थो, कहिड़ा अवेलेबल ऑप्शन्स आहिनि। ख़िते जी सूरत हाल खे वठी करे जेके ॿियनि स्टेक होल्डर्स जो किरदारु असांखे नज़र अचे पियो, जेके आलमी दुनियूं सरगर्म नज़र अचनि पियूं, उहे पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा करे सघंदियूं आहिनि समूरी सूरत हाल में। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखां सां गॾु अॼोके पैनल में मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन सीनियर डिप्लोमेट आहिनि हसन हबीब साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए अॼोके प्रोग्राम जो हिसो आहिनि रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए जो कि प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब सिंध जे निगरां कैबिनेट में घरू वज़ीर रही चुका हैं। उहे पिणु कुछ देर में मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन कंदा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए। और आबिद राव साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी बाकी गेस्ट की इजाज़त से। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? आज जब हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और ये बताते हैं कि ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो ये ड्रामा है, अब इसका ड्रॉप सीन भी हो चुका है, कहाँ कौन कौन जिम्मेवारान हैं उनका तयन भी किया जा चुका है। लेकिन अब अभी तक देख रहे हैं जो भारत का रवैया है, जो भारत की इस सारी सूरत हाल में जो भारत की जानिब से हमने देखी है जारियत, वो मुसलसल जारी है, किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रही। आप देखते हैं आलमी बरादरी भी सरगर्म हमें नज़र आती है, आप देखते हैं सूरत हाल को किसी तरह थमते हुए? नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त हमारा वास्ता एक बड़े मक्कार और बदमाश भारतीय हुक्मरान टोले से है। मोदी शरपसंद है, इसने 2002 में गोधरा में जो मुसलमानों के साथ किया, तो उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया। इसने पाकिस्तान
का नारा लगाया अपने इलेक्शंस में कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। बीजेपी, वरना पहले अच्छे जो वाजपेयी साहब जैसे लीडर थे, उसके बाद ये उसकी कमान इनके हाथों में आ गई, जिन्होंने एंटी मुस्लिम जो अपनी आरएसएस और वीएचपी जो पार्टियां थी, उनका ये पॉलिटिकल फेस है। ये जब इलेक्शन आता है तो ये शरारत करते हैं। 2014 में जब ये बरसर इक़्तिदार आए थे तो इनके साथ जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल था, उसने उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान को टेररिज्म के ज़रिए तकलीफ़ देंगे और ये जो मर्सनरीज या जो किराए पे टेररिस्ट मिलते हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करेंगे। और ये हम पिछले अगर 11 साल का देख लें, इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। इंटरनली जब भी कोई प्रेसिडेंट बाहर का आता है या कोई ऐसा सीन होता है, इस दफ़ा ये था 2000 में छत्तीसगढ़ में जब 36 सिख मारे गए थे, इन्होंने ब्लेम पाकिस्तान को बगैर इन्वेस्टिगेशन के कर दिया था, जो बाद में अमेरिकन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ब्लेम किया कि ये इंटरनली इन्होंने खुद क्रिएट किया था। ये सबसे आसान होता है कि वो एक दफ़ा तो मशहूर ये था कि जब भारत में किसी लड़की को बस में भी छेड़ा जाए तो वो इल्ज़ाम आईएसआई पे और पाकिस्तान पे डालते हैं। तो उसकी एक तो मैं तो उसका नतीजा ये निकालता हूँ कि ये इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि इतने बड़ा होते हुए ये पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से डरते हैं, उस पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उसको मज़ीद छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो बड़ा दिखने के लिए खुद ग्रो नहीं करते, दूसरों की टांगें काटते हैं। अब फिर इलेक्शन का टाइम आया हुआ है, इन्होंने किया है। आज जो रिपोर्ट हमारा मीडिया दिखाता रहा, उसमें यही जाहिर हुआ कि इनका प्लान मीडिया ने फेल कर दिया है। बिकॉज जो चीज़ें इन्होंने टाइम वाइज वो प्लान बनाया था, उससे पहले ही ये पाकिस्तान का नाम आ गया, जो कुछ 16 घंटे बाद ये कितने आना था। तो इस वक्त इस टोले से हमें डील करना है। एक आम आदमी हमारा और इंडिया का वो जंग नहीं चाहता, बिकॉज उनको अंदाज़ा है कि जंग का मतलब तबाही होता है। जंग में आपके लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ज़ाया करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये अपने जी उसको ये इतना गलत इस्तेमाल करते हैं कि ये किसी कीमत पे ना पाकिस्तान को बर्दाश्त कर सकते। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुसलमान नहीं है इंडिया में, सिखों के साथ सलूक देख लें, इनका सलूक आप क्रिश्चियंस के साथ देख लें, इनका आप सलूक दलित के साथ देख लें। तो उस लिहाज से ये बहुत ही एक शरपसंद टोला है जो हर कीमत पे तबाही चाहता है। बिल्कुल राव साहब, ये सारे मामला तो अब आलम आश्कार हैं और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब खुद सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, बाहर आ रही हैं और ये सिलसिला बड़ा पुराना है, ये रविश भी बड़ी पुरानी है। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं कि चाइना भी मुकम्मल हिमायत कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक भी किसी तौर ख़ित्ते में जारियत नहीं चाहते, ख़ुद पाकिस्तान का ये पैगाम है कि हम अमन का पैगाम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन की बात हो, लेकिन हम दिफा का भी भरपूर हक और ताकत रखते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जैसे कि आज भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और खुद जिन बातों का आपने जिक्र किया वो भी सारे आलम आश्कार हैं। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास आप ऑप्शंस क्या देख रहे हैं और जो इस वक्त आलमी बरादरी की कोशिशें हैं उनको आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आलमी बिरादरी को मैं काउंट नहीं करता, बिकॉज दुनिया में बहुत जगह बदअमनी है और वो आलमी ताकतों हुई की फैलाई हुई है। इंडिया के पीछे इजराइल खड़ा है, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। बड़ा अजीब इक्वेशन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब कॉन्टिनेंट में। वो चाइना के खिलाफ अमेरिका इनको सपोर्ट करता है, ये वो ताकत पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करते हैं। चाइना के अगेंस्ट जब वो इंडिया को आर्म करता है तो उसको ये एक किस्म का अनरिटर्न एक अप्रूवल समझता है इंडिया कि ये इसमें पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देगा। इस खित्ते में अगर आप देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक कांटे की तरह इंडिया के पाँव में छुपा हुआ है। उसमें आप श्रीलंका देख लें, भूटान देख लें, नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, सब के साथ इंडिया ने छेड़छाड़ की हुई है। लेकिन वो छोटे मुल्क हैं, वो इतना मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस रीजन में जो इंडिया की हेजमनी को तस्लीम नहीं करता। हम बराबरी की बात पे बात करना चाहते हैं और वो इस पे तैयार नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। इंडिया 71 वॉर की विक्ट्री के घमंड में अभी तक उस नशे में है कि ये पाकिस्तान करेंगे, लेकिन इंडिया उस जंग को
एक तो असूल ये होता है कि कोई पिछली जंग जो है ना, अगली जंग के जीतने या हारने की गारंटी नहीं होती, उसके सबक होते हैं। उस सबक का ये था कि पाकिस्तान एक बहुत ही गलत सिचुएशन में फंसा हुआ था। आपके वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में 1000 मील का फासला था, इंडिया के ऊपर से ओवर फ्लाइट्स बंद थी और दरमियान में हॉस्टाइल थे। दूसरा, मैं बीइंग एन एयरमैन, एयरफोर्स का मैं होते हुए, आई विल टेल यू कि उधर 5 दिसंबर को हमारी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी, बिकॉज रनवे एक ही था ढाका का, वो उस दिन तबाह हो गया था। उसके बाद एयरफोर्स नहीं थी और 10 दिन में सरेंडर हो गया था। अगर एयरफोर्स वहाँ इंटैक्ट रहती तो बांग्लादेश इतनी आसानी से ना बनता। आज यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में, दी पाकिस्तान टुडे, वी हैव आवर एयरफोर्स इंटैक्ट, जिसका खौफ इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने 2019 की फरवरी में जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब हमने इनके 2 जहाज़ गिराए, उसके बाद से इनकी जुर्रत नहीं हुई कि ये हमें कोई धमकी दें या हमारा बॉर्डर क्रॉस करें। ये 6 साल हमारे बड़े इश्यूज में गुजरे हैं। अब भी उनको अगर किसी का खौफ है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, बिकॉज एयरफोर्स ना सिर्फ अपनी जंग लड़ेगी, वो इंडियन आर्मी को भी अटैक करेगी और इंडियन नेवी को। आप देखें 10 दिन पहले इन्होंने 8 दिन पहले ये अपना INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर वो मूव किया था इंडियन ओशन में। 3 दिन के अंदर अंदर उसे वापस ले गए, बिकॉज हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो उसको पहले दिन तबाह कर सकते हैं। और किसी का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाना आज की दुनिया में, उससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो नहीं सकती। उसे एक बहाना बना के ये वापस ले गए हैं। इन्होंने ब्लॉकेड की धमकी दी है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटैक्ट होते हुए ये ब्लॉकेड पाकिस्तान का कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस है। इनका तेल जो आता है कतर से, इराक से, ईरान से और इसके गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो गुजरता है, उसको आप रोक दें। इनका कांडला कॉम्प्लेक्स हमारे जहाज़ों के रेंज में है, वो उसको आप एक दिन में उड़ा दें। वहाँ से 35% तेल इंडिया का जाता है बाकी मुल्क में। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत है। ये हमें जो मर्जी डराए। इन्होंने अब कहा कि इंडस बेसिन ट्रीटी को हम सस्पेंड करते हैं। पाकिस्तान पीसफुल उस पर तो ज़रूर वर्ल्ड बैंक को एहतजाज करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, लेकिन साथ एक पॉलिसी बयान करे कि अगर पानी हमारा रिवर इंडस का एक भी बूंद इधर उधर हुआ, कम हुआ, डाइवर्ट हुआ, कोई डैम बनाया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स कैन डिस्ट्रॉय दैट। उसके साथ साथ इनका बागलिया डैम, इनका किशनगंगा डैम और दूसरे इनके वाटर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे एयरफोर्स की जद में हैं। तो ये कोई मामूली इन्होंने धमकी देना तो इनका वतीरा है। इन्होंने हमें बालाकोट पे जब स्ट्राइक की थी तब धमकी दी थी। इन्होंने सारे ये ऑपरेशंस खुद किए हैं, अपने लोगों के खिलाफ उनको कत्ल किया है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे दिया है। बिल्कुल, और वो सारे मामलात हमने देखा कि वक्तन फवक्तन सामने आते भी रहे हैं सबके। शामिल गुफ्तगू करेंगे हसन हबीब साहब को। हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल पर? अवेलेबल ऑप्शंस की बात की आबिद राव साहब ने, आप भी ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जब चीज़ें सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं, भारत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, आलमी बरादरी की सपोर्ट भी हासिल है पाकिस्तान को, केस मजबूत है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बार बार बात आ रही है जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है भारत की जानिब से, लेकिन साथ साथ अहम इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे, जिसमें से हम देखते हैं कि कई घंटे गुजर चुके हैं, बड़े अहम होंगे और किसी भी वक्त बहरहाल अब भी भारत की जानिब से किसी फौजी हमले का, किसी कार्रवाई का खदशा बहरहाल अभी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नाजिया। पहली बात तो ये है कि आप आबिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपकी भी बात ठीक है कि हमारे इस वक्त आलमी बरादरी हमारे नैरेटिव की तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब ने इलेक्शन के लिए जो हाइप क्रिएट की है उस पे उनको बैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो बैक करने का एक तरीका यही है कि ये बालाकोट टाइप का कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। अब वो कहाँ होगी, वो पाकिस्तानी कश्मीर में होगी, लाहौर के करीब होगी या कहीं और होगी, ये अब वो तय कर रहे होंगे। जो जहां उनका अंदाजा होगा कि लीस्ट रेजिस्टेंस होगी वो वहां आएंगे, और वो बगैर उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमें ये भी वो तय करना पड़ेगा, भले उनका नुकसान हो। जैसे बालाकोट के बाद अभिनंदन का जहाज और एक और जहाज गिरा था और एक हेलीकॉप्टर में खुद गिरा लिया था। तो मोदी सरकार के पास हाइप क्रिएट करने के बाद वापस आने का एक रास्ता ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई एडवेंचर करें और उसको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करें।
और बगैर इसके वो पीछे नहीं जाएंगे नंबर 1, क्योंकि उन्होंने जो मिलिटेंट किस्म का नेशनल हिंदुत्व लॉन्च किया हुआ है, उसके लोग इससे कम पे मोदी साहब के साथ नहीं होंगे। इलेक्शन सामने है, बिहार में मौजूद है, ये जो वाकया हुआ है इसकी एक वजह ये भी नजर आती है कि जो कश्मीर का इलेक्शन कांग्रेस ने जीता है और उसके बाद सारे फेज पूरे हो गए, तब वो कहते हैं कि अब तो सुकून हो गया, अब आप हमारी सॉवरेनिटी वापस करें। तो मोदी साहब की जो 370 और 37A अबॉलिश करने की बात थी, अब उस पर सवाल हो रहा है। इस पहलगाम वाक़े की वजह से अब इंडियन सिक्योरिटी पे सवाल उठ रहे हैं कि आपके इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर ये कैसे हो गया। पहले वो कह रहे थे आईडी कार्ड चेक करके मारा गया है, अब पता है चल रहा है कि नहीं, उसमें मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं, फिर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये कराया गया। तो ये शो करता है कि जिन लोगों ने किया था दे वर फेयरली कॉन्फिडेंट कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और जब तक वो जाएंगे नहीं कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने अपने पूरे इत्मीनान से किया है, उन्होंने खवातीन को टारगेट नहीं किया। एक जख्मी हुई है या मरी है जो अपने हस्बैंड को बचा रही थी। तो ये सब देखते हुए लगता है कि ये है तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दुनिया को भी ये पता चल गया है। लेकिन देखिए, इंडिया की जो अट्रैक्शन है ना, वो सबसे बड़ी उसकी मार्केट है। जो मोदी साहब ने शाइनिंग इंडिया सेल किया है दुनिया को, वो एक अलग इंडिया है और जो रियलिटी का इंडिया है वो अलग है। लेकिन दुनिया इसको देख नहीं रही है। जो वेस्ट का बिजनेसमैन है, जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है, उनको इंडिया में एक नेचुरल अट्रैक्शन नजर आती है। 1.4 बिलियन की मार्केट है। अब अमेरिका पहले रफेल जेट्स भेजे फ्रांस ने, जो दुनिया में और कोई नहीं इतने महंगे खरीद रहा था। अब अमेरिका F-35 बेचेगा इंडिया को, जिसका मोदी साहब वादा करके आए। और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई एक्शन लिया तो मोदी का केस स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज इंडिया में सवाल उठ रहा है कि इतना महंगा रफेल क्यों खरीदा, F-35 इससे भी महंगा जहाज है। तो अगर इन्होंने कोई एक्शन किया और PF ने रेजिस्टेंस दी तो मोदी साहब को बहाना मिल जाएगा कि देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ी स्ट्रांग है और हमें भी महंगे जहाज देने चाहिए। तो एक तो ये कि जो ये वादा करके आए हैं वहां से अमेरिका से कि हम F-35 देंगे, इनका केस स्ट्रांग होगा। और दूसरी सूरत ये है कि जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते, ये रिट्रीट नहीं करेंगे इस पॉइंट से। तो इस पे हमें बहुत गौर से देखना है, हमें तैयार रहना है। 36 आवर्स में आए, 40 आवर्स में आए, लेकिन कुछ करेंगे वो जरूर। इससे हमें बिल्कुल ज़हनी तौर पे और फिजिकली तैयार रहना चाहिए। इंडिया की जो नेचुरल एडवांटेज है, रफेल बड़ा मॉडर्न जहाज है, हमने भी J-10 लिया है चाइना से, इसीलिए मिसाइल्स हमारे पास हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लोज मैच होगा और इंडिया कितना कब करेगा और किस हद तक आगे जाएगा, ये मोदी साहब की जिसे कहें हिकमत अमली होगी। और इस मामले में ही इज वेरी क्लियर, मुसलमानों के खिलाफ वो हैं बेतहाशा। उन्होंने गुजरात में भी किया था, अब वो हर दफा एक नया खेल उठाते हैं। अब वो औरंगजेब आलमगीर के मज़ार को उखाड़ने की बातें हो रही हैं। इंडियन कोर्ट्स बिल्कुल हाईजैक हो चुकी हैं, इंडियन मीडिया में बहुत थोड़ी सी सेन वॉइसेस हैं। तो ये ऑल इन ऑल इन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को हाईजैक किया हुआ है और कोई सूरत नजर नहीं आती कि इंडिया में सही खबरें पहुंच रही। देखिए, सोशल मीडिया पे तो हमें मिल जाते हैं इंडियन जो बहुत ब्रेवली उस पर कॉमेंट कर रहे हैं और फैक्ट्स बयान कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आप देख रहे हैं जिस बिल्कुल हसन हबीब साहब वजह फरमा रहे हैं कि वहां पर तो एक जंग पहले से ही छिड़ चुकी है। बहुत जो सेन वॉइसेस आपने जिक्र किया कि बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया में। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हैं। हारिस नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। मेरे साथ हसन हबीब साहब और मेरे साथ आबिद राव साहब भी मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? हमारे दोनों सीनियर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि किसी भी सूरत हाल के लिए हमें जहनी और फिजिकली तैयार रहना होगा। खुद हमारी अफवाज हो, हमारी गवर्नमेंट हो, उनका ये कहना है कि हम अमन चाहते हैं, जंग कि किसी के मफाद में नहीं है, ना ही दहशतगर्दी का कोई मजहब है। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई जारियत या कार्रवाई होती है तो हम भी भरपूर दिफा रखने का जवाब देंगे और किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब भरपूर दिया जाएगा। क्या सूरत हाल आप बनते हुए देख रहे हैं आने वाले 36 या 48 घंटों में? देखिए नाजिया, इस वक्त इंडिया की पोजीशन ना बहुत ही खराब है।
ये मॉरल ग्राउंड भी लूज कर चुके हैं, इनका झूठ भी पकड़ा गया है, इनका मुंह भी काला हो गया है। अभी जो इनकी लीक आई है उसमें पता चल गया कि इनकी रॉ के ऊपर भी एक और सुपर इंटेलिजेंस उठाई जो आरआर के गुंडों की है, जो ये सारा प्लान कर रहे थे। और मुझे लगता है कि रॉ में से किसी ने जान के लीक किया है ताकि ये एम्बेरस हो, और जिस तरीके से प्लान किया हुआ था वो टोटल प्लान को फ्लॉप हो गया। इन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन के बाद आईएसआई को ब्लेम करेंगे, पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरव्यू लाएंगे, ये करेंगे। वो कि मीडिया ने ओवर में आके वो पहले कर दिया। आपके सामने आप सारी दुनिया को पता चल गया, सब कह रहे हैं कोई प्रूफ दे दो, कोई ऑडियो वीडियो के नॉट बिकॉज सबको पता है कि स्टेट ड्रामा था। अब इनकी पब्लिक सवाल उठा रही है, इनकी ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन ये अपने जो क्राउड थी लोगों को सिविलियन को इतने हाइट पे ले जाएंगे मीडिया कि वो अब दंग और पाकिस्तान को ये कहते दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान की बैटल हार्डेंड आर्मी है, हम इनसे बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी में। ये पब्लिक को नहीं बताते हैं, तभी इसकी वजह से उनका नॉर्थ कमांड का जो कमांडर है फोर्थ जनरल इसको चेक कर दिया। उसने कहा जी कि हमारे पर इल्जाम मत लगाएं, हमें पता है कि ये किसने किया है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को चेक कर दिया, उसके अभी 6 महीने हो गए थे। उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान के एयर साइनों का एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, जो रेफर लिया जो हमारे वाले ट्रेन नहीं है। आप अंदाजा लगाए कि $9 बिलियन के इन्होंने 26 एयरक्राफ्ट किए सुपर में, और इस वक्त नहीं है। मुझे काश मेरे पास राफेल होते तो मैं कहता राफेल है ना पुराना इस्तेमाल। हमारे पास जो लेटेस्ट मिसाइल है ना जो मैक 5 की स्पीड पे जाते हैं और 300 किलोमीटर में मार करते हैं, इनका जहाज उड़ेगा तो नीचे गिरेगा, हमारे एरिया में लोग जहाज रहेंगे। आज इनको ये समझ नहीं आ रही है ये किस किस्म के है। मेरे ख्याल में आप ये आगे खाई पीछे खड़ा, ये दोनों में फंस गए हैं। करना इनको जरूर इसलिए कुछ पड़ेगा, वरना इनकी पब्लिक विटे मारेगी। अगर करेंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री से फुली तैयार रहती है, वो इनको मारेगी। इसलिए अभी मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में माफी मांग ले और ये कहेंगे मेरे से गलती हो गई है, आइंदा की माई बाप गलती नहीं करूंगा, ये इसके इलाज है। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, हमारी फुल तैयारी है। इनका एक जगह हमने कवर किया हुआ है। जाफर एक्सप्रेस से आपने जो खुद बताई है कि जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का यह जल्दी हुई, इन्होंने पूरी उसकी वक्त मीडिया कैंपेन चलाई अपने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे। ये टेररिस्ट को सपोर्ट करे, कुछ इमेजिन करे। हमने तो उसके अफसोस का इजहार किया है, हमने हमदर्दी का इजहार किया है, हमने कहा ठीक से मदी इंक्वायरी तरह जो पकड़े गए जरूर को सजा देंगे, और सेवा क्या कर सकते हैं, इनके लिए शर्म न मुकाबले। ये मेरे ख्याल में आपको जितना जूते पड़े उतने के लिए देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। गुफ्तगू को जारी रखते हैं ना जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापस अचूं था, गुफ्तगू के तव्हां खां ई कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर तव्हांखे भलीकार प्रोग्राम में असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदड़ आहे पहलगाम वाक़े खां पोइ जेका भारती अगराई ऐं छिकताण वारी जेका सूरत हाल है उन ते असांजी गुफ्तगू हलंदड़ आहे। असां सां गॾु एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आबिद राव साहब, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हारिस नवाज साहब ने कहा या हसन हबीब साहब ने फरमाया कि मॉरल ग्राउंड इस वक्त नहीं है भारत के पास, बड़ी पोजीशन उनकी जो जिस तरह से एक्सपोज हुई है सारी दुनिया के सामने, और वो जवाब ढूंढ रहे हैं कि कोई जवाब मिले और वो किसी तरीके से कोई फेस सेविंग लेने में कामयाब हो जाएं। खुद भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि शदीद तनकीद और सवालात भी मुसलसल उठ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि कोई सफारती हल इस वक्त निकल सकता है, या आप समझते हैं कि भारत इस सारी सूरत हाल में कोई ना कोई फेस सेविंग के लिए आगे बढ़ेगा? डिसएग्री करूंगा अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। जो नेशंस के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसमें मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये इसराइल जो 1.5 साल से गाज़ा में कर रहा है उसमें दुनिया को नज़र नहीं आ रहा क्या इमोरल है और क्या मॉरल है, लेकिन किसी ने बढ़ के उसका हाथ नहीं पकड़ा। उल्टा अमेरिका धमकियां दे रहा है सारी दुनिया को कि जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया हम उसको भी दुश्मन तस्वर करेंगे, क्योंकि इसराइल एक्चुअली अमेरिका का एक फेस है मिडल ईस्ट में। तो मोरालिटी नाम की चीज़ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल नहीं होती। ये इंसान की ख्वाहिश होती है कि मोरालिटी पे नेशंस बिहेव करें, बट इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में
ये चीज़ आपको गायब मिलेगी। यस, एक दिन यूनिलैटरली अगर इतनी हिम्मत हो मोदी में या इसकी गवर्नमेंट में, तो वो कह सकता है कि जी हम यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं। ये नए 2002 की जब डिप्लॉयमेंट हुई थी इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक के बाद, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर में वाजपेयी में ये मॉरल ग्राउंड थे। उसने 10 महीने डिप्लॉयमेंट के बाद अपनी फ़ौज से कहा वापस आप आ जाए, और उसने पाकिस्तान से भी अपॉलॉजी नहीं की और अपनी कौम से भी नहीं की। उसने सिर्फ अपनी आर्म फोर्सेस से कहा कि मैं जंग नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग का नाम कोई नहीं होगा। इस वक्त आप उस लीडरशिप से डील कर रहे हैं जिनकी बहुत छोटी ईगो है, और वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खुद अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते, ना करेंगे। सो देयरफॉर मैं इस पे रिलाई नहीं करूँगा कि कोई मोरालिटी इनमें जागे। हाँ, अगर इन्हें किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है, किसी बड़ी एम्बेरसमेंट का वो है, मतलब अपना एक कोर कमांडर फायर कर दिया इन्होंने, 4 दिन पहले अरेस्ट कर लिया उसको, एक वाइस चीफ कल इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, सैक कर दिया। ये एक शिकस्त का या एक उस फेलियर का वो मज़ाहिरा है जो उनको अपने उसमें नज़र आया है। अब वो किस स्टेज पे वापस जाएंगे, किसके कहने पे या किसके कंधे पर जाएंगे। आप ये मत भूलें कि पिछले 20 साल से इजराइल के कंधे पे, ये जो कश्मीर पे इंडिया की पॉलिसी चल रही है, इट इज़ रिटन बाय इजराइल, कि आप इतने जालिमाना अंदाज में वहाँ पे वेपन यूज़ करें कि ना बच्चे देखें, ना औरतें देखें, ना बुज़ुर्ग देखें, कोई सिचुएशन ना देखें, यूज़ फोर्स। और कश्मीर को उन्होंने बाई फोर्स वो 370 को रिवोक किया है, आर्टिकल 35 को उन्होंने ख़त्म किया है, और हिंदुओं को ला के वहाँ आबाद किया है विद ए लॉन्गर विजन। पाकिस्तान अब वो मेरे ख्याल में जो कर सकते हैं, या उन्होंने हमेशा इसका इजहार किया है, चाहे उनकी ये ख्वाहिश एक फैंटेसी की है कि हम एक जल्दी से एक क्विक ब्लिट्सक्रीग टाइप ऑपरेशन करके गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू पे अटैक करके उसे जम कर लें। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि ऐसी कोई सेंसिटिव आप टेरिटरी मार्क करें। अब भी आपके पास वो है जिसको आप भी इसी टाइप के ऑपरेशन से एक्वायर करें। आपने 10 साल बाद खालिस्तान बनाना है, आप उसकी प्रिपरेशन करें, और चाहे फॉरेन पॉलिसी में कह दें कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करके खालिस्तान बनवा देंगे ताकि इंडिया से हमारा फासला और बढ़ जाए। आप कश्मीर का कोई सेंसिटिव एरिया पिक कर लें, आप कहीं और कर लें, बट वी मस्ट डू टिट फॉर टैट। इंडिया देखें हमारे ताकत की ज़बान समझता है, इनफैक्ट सारी दुनिया ताकत की ज़बान समझती है, वरना इजराइल आज तक ना होता। 1948 से लेके अब तक देख लें उसने क्या क्या मजालिम नहीं किए। अकेला हो के उसने किस अमेरिका के कंधे पे बैठ के मिडल ईस्ट का नक्शा बदल दिया उसने, और अब भी वो किसी से थम नहीं रहा है। वो गाज़ा में औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। कौन सी मोरालिटी? क्या इंग्लैंड को नज़र नहीं आ रहा? फ्रांस को नज़र नहीं आ रहा? अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा? मिडल ईस्ट में सारे मुल्क खामोश हैं, सिवाय जुमे के खुतबे में हम एहतजाज करने के और अपने पाकिस्तान में हम हड़तालें कर रहे हैं उनके लिए। द क्वेश्चन इज, दुनिया ये चीज़ नहीं मानती। दुनिया हमेशा ताकतवर का साथ चाहे एक्टिवली दे या खामोश रह के दे, वो ताकतवर का साथ देते हैं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान कभी ख़तरे में हुआ, उसे हमने पाकिस्तानियों ने खुद बचाना है। उसके लिए ना मिडल ईस्ट से कोई मुजाहिद आएगा, ना किसी और मुल्क से कोई आएगा। तो ये हम इखलाकन मॉरल ग्राउंड्स पे कहते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम मिडल ईस्ट के फ़लाने मुल्क के साथ है, फ़लाँ के साथ है, लेकिन वो आपके लिए लड़ने नहीं आएंगे। पाकिस्तानी तो गए हैं 67 वॉर में, 73 वॉर में हमारे मुल्कों ने जाके इराक़, सीरिया, इजिप्ट में जाके जंगें लड़ी हैं। हमने और मुल्कों को एश्योर किया होगा कि कभी आप ख़तरे में हुए तो हम आएंगे, और कोई मुल्क नहीं आएगा। तो मोरालिटी नामी कोई चीज़ नहीं है। आपको ताकत का जवाब मज़ीद ताकत से देना होगा। ताकत का जवाब मज़ीद ताकत से देना होगा। एग्री करेंगे हसन हबीब साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मोरालिटी पे तो यकीन माने वो ठीक कह रहा है। मैं भी यही कहता हूँ कि देयर इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। कोई मोरालिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पावर पॉलिटिक्स में नहीं होती। लेकिन जहां तक ये, और ये बात भी ठीक है कि हमें इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को खुल के कहना चाहिए कि हम खालिस्तान को मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, और जो इंडिया में 26 डिफरेंट पॉलिटिकल और फिजिकल स्ट्रगल्स चल रही, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे नागा हो, जहां भी हो, हमें
हम ओपनली अब एक अपनी पॉलिसी के तहत कहें कि जनाब हम उनको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट करें, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे अपने हालात बहुत खराब हैं तो हम कोई फिजिकल प्लान नहीं बना सकते। अब मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, अब तो कह के थक गया हूँ कि हमें पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, हमें अपने मसाइल को हल करना चाहिए। अभी बलूचिस्तान हल नहीं होता तो एक कैनाल्स का मसला आ जाता है, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सोसाइटी को बैठ के पहले अपने मसाइल की तरफ करना चाहिए। मीनवाइल अभी हमारे मसाइल भी कोई जल्दी हल नहीं होंगे। मीनवाइल हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें अपने लोगों को अपनी तरफ करना है। इसमें जैसे 71 की आबिद साहब ने बात की थी, 71 में कमजोरी यही थी कि अवाम, पॉलिटिकल लीडर और बाकी सेटअप जो था वो एक पेज पे नहीं था। तो हमें अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले तैयार रहना है किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी एडवेंचरिज्म के लिए। एंड आई एम 100% आबिद साहब से एग्री करता हूँ कि हमने अपनी जंग खुद लड़नी है, कोई नहीं आएगा, कोई रिलीजियस एंटिटी नहीं आएगी, हमें खुद अपनी जंग लड़नी है और अपने रिसोर्सेज में लड़नी। रहा नबीब साहब, अलर्ट रहते हुए सफारती साइड से कोई वे आउट निकालना होगा। जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त ताकत का जवाब मजीद ताकत से देना सूट नहीं करता, जो हमारी इस वक्त हम देखते हैं जो हालात हैं, तो उस लिहाज से जैसे कि आपने कहा, तो क्या सफारती लिहाज से इस वक्त कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है। देखिए, हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया, हमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इस इशू को उछालना है और इसके साथ पिछले भी कनेक्ट है। देखिए, ज्वाइंट की आपने बात की थी कि कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, आज तक इंडिया ने समझौता एक्सप्रेस पे तो बात नहीं की है, जहां 80 पाकिस्तानी मारे गए थे। इंडिया से ज्वाइंट हमने एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमने जो फोरम हो, हाउएवर स्ट्रॉन्ग और वीक इट इज, हमने अपने एनवॉइस को भेजना है बाहर। पानी के मामले, देखिए मॉरली हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग केस है पानी। इंटरनेशनल लॉ में कोई मुल्क लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोक सकता, और ये तो हमारा एग्रीमेंट है, 80% रिवर इंडस का पानी हमें चाहिए। बल्कि एक और बड़ा अच्छा इशू है, अगर हम उसको भी छेड़ें, कि इंडिया ने जब 3 ईस्टर्न रिवर लिए थे तो लॉजिक ये पेश की थी वर्ल्ड बैंक में कि हमने राजस्थान को डेवलप करना है। राजस्थान का 1% डेवलप नहीं हुआ 60 साल में। तो वी शुड व्हेन गो बैक टू दी वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एम्पायर, तो हम पहली बात करेंगे अच्छा वो हमारी वापस करें तीनों दरिया, हमारा जो लोअर राइपेरियन का राइट है वो भी हमें वापस करें। तो अगर जब तक हम अपनी एग्रेसिव और अपने जो नैरेटिव है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स की शदीद कमी है, हमारे पास हाइड्रोलॉजिस्ट की शदीद कमी है, और हमने इन कामों पे फोकस ही नहीं किया था। लेकिन अब वक्त आ गया है, दिस आवर टाइम, ओपन आवर आईज और वेरी स्ट्रांगली गो अगेंस्ट इंडिया ऑन दीज फ्रंट्स। जहां तक इस बात का सवाल है कि जो अभी वो एडवेंचर करते हैं, तो आबिद साहब इज वेरी करेक्ट, हमारे पास एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, उनके जो है, और वो इस वक्त जो है उनकी डिप्लॉयमेंट भी ठीक है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने नैरेटिव को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हर जगह पेश करना है। लोग नहीं कबूल करेंगे आसानी से, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद इंडिया, हमारा अपना इमेज कोई बहुत अच्छा नहीं है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डाउटफुल है। तो ये सब देखते हुए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है और कोशिश करना है कि हमारे अवाम इस क्रिटिकल टाइम पे 100% जो है वो हमारे ऑफिशियल नैरेटिव के साथ। ठीक, हारिस उमर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें मजीद काम करने की, मजीद मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इस सारे वक्त में और अलर्ट रहते हुए? जी हारिस उमर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से राब्तो मुनक़िद थी हुई, कोशिश कयूं था उन्हें सभी राब्तो थे, उन्होंने जो मौके भी सी शामिल कंदासीं फर्दर इन पॉइंट थे। आप कुछ कहना चाहेंगे आबिद राव साहब के जो डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात चल रही है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर खुलकर खेला जा सकता है, बात की जा सकती है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया के सामने हैं। देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे मैं कहूँगा पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे बेस्ट पीरियड आया था 99 में, जब हमारी गवर्नमेंट वाजपेयी साहब को बाई रोड लाहौर ले आई थी। उस वक्त बड़ी उम्मीद थी कि ये ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कारगिल का वाक़या हो गया।
उसके बाद से अब तक इन 25 सालों में हमारी ताल्लुकात, हमारी डिप्लोमेटिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड वो बतदरीज नीचे गई है। 9/11 का वाकया सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस्तेमाल किया है वो इंडिया ने किया है। कश्मीरी मुजाहिदीन को टेररिस्ट डिक्लेयर करवा के सारी दुनिया को बावर करवाया कि यहाँ पाकिस्तान ये कर रहा है। फिर 2002 में जब ये अमेरिकन यहाँ आए और अफगानिस्तान के उस पर किया, ये फिर से मुजाहिदीन एक्टिव हुए और तालिबान और अमेरिका और वो सारा जो ड्रामा हुआ वो हमें अभी हमारी अपनी मेमोरी में फ्रेश है। क्वेश्चन है कि मैं बिल्कुल हबीब साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमारा हाउस ऑर्डर में नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं। आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी है, आप दुनिया भर में मतलब आपका भीख मांगने का स्टाइल जो है वो उसका स्टेटस आपका आ गया। मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों की इज्जत कम है, आपके लोग उम्रे के वीज़े पे जाके वहाँ भीख मांगते हैं। ये शर्मिंदगी का बायस है, इसको हमें किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप एक रोटी कम कर दें रोज़ की और लेकिन अपनी खाएं। आप ये कर्ज़ों पे कब तक चलेंगे, आपकी सरकारी लेवल पे अयाशियाँ कब होंगी कम, तो उस हिसाब से हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना है। वो ठीक है बिल्कुल बात, लेकिन इस वक्त चूंकि एक क्राइसिस इंडिया ने आपके लिए क्रिएट कर दिया है, वो टैकल करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया आपको जिस हकारत की नज़र से देखना चाहता है और वो चाहता है कि सारी दुनिया आपको उससे देखे, उससे इस वक्त निकलना होगा ताकि आप ये कहें कि पाकिस्तान इज़ ए वीकर स्टेट बट नॉट अ वीक स्टेट। हम भी दुश्मन का मुंह तोड़ना जानते हैं, हम उसका हुलिया बिगाड़ना जानते हैं। ठीक है, हम कमज़ोर मुल्क है इंडिया के हिसाब से, इकोनॉमिकली और दुनिया में इज्जत के हिसाब से, लेकिन हमारा अपना भी एक मिनिमम एक वो है जिस पे हम इंडिया का ऐसा हुलिया बिगाड़ सकते हैं। हमारा तो जो होगा नुकसान वो होगा, लेकिन क्या इंडिया के लिए वो कीमत अदा करनी मुमकिन है? क्या वो इतना नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं? वो कितने साल पीछे जाएंगे उस जंग में? इसी ये बड़ा आसान है उनके और हमारे मीडिया के लिए कि हम सड़कों पे लोगों से पूछते हैं आपका क्या ख्याल हो, कहता है वो 71 में हमने लगाया था नारा क्रश इंडिया, हर रिक्शे के पीछे लाहौर में लिखा होता था क्रश इंडिया। ये इस तरह मामला हल नहीं होगा। सवाल ये है कि आम आदमी नहीं जानता कि एक जंग की तबाही क्या होगी। जंग हमें हर कीमत पे अवॉइड करनी है, लेकिन इफ इट बिकम्स इनएविटेबल वी हैव टू प्रूव आवर वर्थ। फिर शॉर्ट जंग 1 हफ्ते की हो, 10 दिन की हो, वो ऐसी तबाही लाएगा कि पता नहीं हम तो सन 47 से भी शायद पीछे चले गए। और यही हाल इंडिया का होगा उन रीजन्स में जो इस किस्म की वॉर के मुतामिल होंगे। सवाल ये है, ये लीडरशिप का काम है कि वो किसी तरह आप जंग अवॉइड करें। 71 वॉर में याह्या खान को बहुत मौके मिले थे जंग अवॉइड करवाने के लोगों ने, लेकिन हम जंग में गए, हमें हर कीमत पे वो जंग अवॉइड करनी चाहिए थी। तो उसमें हमें माजी से यही सीखना चाहिए कि जंग में एक्चुअली बड़ा होता है। इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने जंग देखी नहीं है। 71 और 65 वॉर का मैं आपको बता सकता हूँ, ना उन्होंने सिविलियन टारगेट अटैक किए ना हमने किए। अब हमारे वेपन्स ऐसे हैं, सरफेस मिसाइल्स हैं, ये एरिया वेपन्स हैं, ये शहरों को तबाह करेंगे। ये टारगेट वेपन्स नहीं है कि आपने किसी एक स्टील मिल को टारगेट करना है, क्या करना है, ये शहरों के लिए वेपन्स हैं। इनकी तबाही का कोई सुपर कंप्यूटर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए इंडिया को भी बहुत सोचना चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए। ठीक है, नारे हम मारते हैं बिकॉज उनकी बॉलीवुड की फिल्मों में भी वो घुस के मारने वाले डायलॉग बहुत हैं। हमारे यहाँ भी वो गंडासा कल्चर जो है ना कि दुश्मन की गर्दन उतारे बगैर आपको चैन नहीं आता। तो ये हमें इससे निकलना होगा। वी नीड पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑन बोथ साइड्स। तो डेफिनेटली हाउस ऑर्डर में होगा तो आपकी इज्जत दुनिया में बनेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाउस को ऑर्डर में आना पड़ेगा और दोनों तरफ से पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। हसन हबीब साहब क्या कहेंगे आप? जैसा कि आबिद राव साहब ने कहा कि क्या दोनों ममालिक को सोचना होगा, पॉलिटिकली मैच्योरिटी इस वक्त बहुत ज़रूरत है उसकी, लेकिन साथ साथ क्या भारत जो इस वक्त इस जोम में है और हम हमेशा से उसकी जो रविश देखते हुए आए हैं, क्या उसके लिए भी अगर किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर होता है तो उसकी कीमत चुका पाना क्या भारत के लिए भी मुमकिन होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 71 जो इंडिया के लिए बहुत आसान जंग थी, उससे भी इंडिया 10 साल पीछे गया था। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी, 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10 साल की जंग लड़ी। 71 में इंडिया ने 10
इंडिया वॉज टेक ऑफ पोजीशन में इंडिया था 71 में, वो 80 में जाके उसने दोबारा अपनी डेवलपमेंट की तरफ देखा। और देखिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो एम्बिगुअस तो है, लेकिन हमें बड़ी सूट करती है। हमारा जो क्लेम है, इंडिया तो कहते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर उनकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो ये कहती है कि अगर इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो वो अटैक करेंगे। हमारी इससे भी बेहतर है, हम कहते हैं अगर हमारा सब्सटेंटिव लॉस हुआ तो हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। तो अगर किसी स्टेज पे वॉर खुदा ना खास्ता शुरू होती है तो हम बिल्कुल आजाद होंगे अपना न्यूक्लियर वेपन यूज करने में। अब हम बॉम्बे जाएं, हम किसी और शहर जाएं, हम दिल्ली जाएं, हम अमृतसर जाएं, ये सब हमारी चॉइस होगी। और जैसे आबिद साहब ने कहा, ये जो नए वेपन्स हैं इनकी लिथैलिटी और इनका डिस्ट्रक्शन एरिया इतना बड़ा होता है कि मेरे ख्याल में इंडिया 20-30 साल तो पीछे चला जाएगा। तो लेकिन ये सब जानते हुए भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग बहुत गरीब है। आप अगर इंडिया के में ठीक है क्लास है जो बहुत ऊपर चली गई, जिसको आप शाइनिंग इंडिया कहते हैं, लेकिन मैं इंडिया की जब गया था तो मैंने जो गुर्बत वहां देखी वो तो मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं सोची थी। तो हमें दोनों मुल्कों के गरीब लोगों की खातिर जंग को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए किसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट टल जाए और दोबारा हम नॉर्मलसी तो नहीं आ पाएगी जब तक मोदी साहब हैं, लेकिन हम किसी हद तक वर्किंग रिलेशन की तरफ वापस आए जो आज से 3-4 साल पहले थे। लेकिन अगेन मोदी साहब जो हैं वो बात आसानी से नहीं समझेंगे। उसके लिए अमेरिका कुछ करे, रूस कुछ करे, बड़े मुल्कों को बड़ा मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा टू ब्रिंग नॉर्मलसी या तकरीबन नॉर्मलसी लाने के लिए। तो इसमें डिप्लोमेसी से ज्यादा आउटर कंट्रीज जिसमें बड़े जो हैं जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और बहुत सारे मुल्क हैं, ईरान है, इंडोनेशिया है, जिनके ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। वो लोग सब मिल के किसी तरह से मोदी साहब को समझाएं और ये जो मौजूदा वार्म अप सिचुएशन है, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट फौजें आ गई हैं, इसको डिफ्यूज करें। ये बहुत बुरी सूरत हाल है और ये दोनों एटॉमिक मुल्क हैं, अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर फ्लैश कर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नस्लों का नुकसान। हसन हबीब साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इस वक्त आलमी बरादरी को आगे आना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा नॉर्मल सी की तरफ ये सारे मामलात लाने के लिए। अब राव साहब फाइनल कमेंट लूंगी आपका सर। देखिए जंग जो होती है ना वो भी जब ख़त्म होती है तो आपको बेस पे आना पड़ता है। तो लेकिन इंसान की खसलत ऐसी है कि वो जंग किए बगैर, अपना गुस्सा जाहिर किए बगैर, अपने तय दुश्मन का नुकसान किए बगैर सेटिस्फाई नहीं होता। मोदी की को मैं कंपेयर करूंगा हिटलर के साथ। हिटलर भी इसी तरह आया था, उसने भी 1934 से लेके 1939 तक 5 साल में अपनी कौम को इतना एजिटेट किया था कि उन्होंने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। एंड क्या हुआ था उसका? उसने खुदकुशी की थी और जर्मनी तकसीम हो गया था। और जर्मनी इतना बुरी हालत में था कि अगले 10 साल तक वो उसके पास मैन पावर नहीं थी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, तो उसको बाहर से लोग इंपोर्ट करने पड़े थे। 1955 में उसने पाकिस्तान से भी कहा था कि मुझे 10 लाख बंदे दे दें, हमने इनकार कर दिया, तो टर्क्स वहाँ पे चले गए थे। इंडिया का हाल, मुझे अगर मोदी अगला इलेक्शन भी जीता तो उसका हाल वही होता नजर आ रहा है। इंडिया डिसइंटीग्रेट करेगा, ये खुदकुशी करेगा और ये पार्टी इस तरह डिसइंटीग्रेट होगी। इसकी दुश्मनी सिर्फ लोकल मुसलमानों से है, पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में। ये अरबों के सामने जाता है तो झुक झुक के उनके पाँव को हाथ लगाता है। तो ये इसकी जो नफरत है वो सिर्फ लोकल है। इसका हाल बहुत इस लिहाज से बुरा होना है। इस सारी माइनॉरिटीज से तंग बैठी हैं। सिखों के भी अगर आप एटीट्यूड लें, सिखों में इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन किया था गोल्डन स्टार, तो ये गोल्डन टेम्पल में जो हुआ था जुलाई 84 में, 10 साल तक अनरेस्ट रहा था, 4 लाख सिख कत्ल हुए और इंदिरा गांधी ऑल्सो लॉस्ट हर लाइफ। कहने का मकसद ये है कि ये नफरतें जो है ना, ये किसी सोसाइटी को तबाह करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होती है। आप मोहब्बत की बात करें, नेशन बिल्डिंग की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, यूरोप ने ये सबक सीखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
वहाँ पे लॉलेसनेस ख़त्म हुई है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया है, औरों को टॉलरेट किया है, तो वहाँ पे अमन रहा है इतने साल। इसलिए ये लेसन आई होप ये उनकी लीडरशिप सीख ले। तो मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि ये जंग ना हो, और अगर मुसल्लत हुई तो फिर जो हमसे हो सका हम करेंगे इंशाल्लाह। हसन साहब, फाइनल कमेंट्स। हाँ देखिए, बिल्कुल हमें जंग अवॉइड करनी है, लॉसेस को अवॉइड करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के ख्याल से, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो मामलात हैं उनको किसी तरह से सही सिमत में लाया जाए। जैसे पानी का मसला है, इंडिया ने कह तो दिया है कि वो पानी रोक देंगे, लेकिन अगर चाइना ने उनका पानी रोक दिया तो वो क्या करें? देखिए, उनका ये नैरेटिव जो मोदी साहब का, ये उनके खिलाफ ही जाएगा। मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत जल्द मोदी साहब जो हैं वो वायलेंट एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा वायलेंस फैला है। जो लोग वायलेंस फैलाते हैं वो वायलेंट एंड पे जाते हैं। तो लेकिन इस दौरान हमें विजिल रहने की जरूरत है, अपने हर तरह से अपने दिफा की जरूरत है। और जैसे आबिद साहब ने कहा, एक बहादुर, शुजा और गैरतमंद कौम के तौर पे हम, अगर कोई हमसे लड़ने आएगा तो हम अपनी बिसात के मुताबिक उसका नुकसान करेंगे और आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। जो इंडिया चाहता है कि वो हेजिमोन बन जाए, सारे छोटे मुल्कों में, राव साहब ने सबके नाम लिए थे, मालदीव छोड़ दिया था, तो मैं मालदीव का नाम भी ऐड कर देता हूँ। मालदीव के खिलाफ इन्होंने नेवल एक्शन किया था। तो हमें अपनी जंग लड़नी है, बहादुरी से लड़नी, लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर उसकी नौबत ना आए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, आबिद राव साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब नज़र असां कुछ देर लाइ मौजूद हुआ। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी ऐं सभु हिन ॻाल्हि ते जेका ॻाल्हि कनि था त असीं अमुन चाहियूं था, अमुन जी ॻाल्हि कयूं था ऐं चाहियूं था त कंहिं बि तरीक़े सां ज़ाहिर आहे जंग कंहिंजे मुफ़ाद में नथी हुजे। ही वक़्त जी ज़रूरत आहे त कंहिं हर क़िस्म जे कॉन्फ्लिक्ट खे अवॉइड करणु घुरिजे, पर हिकु बहादुर, हिकु गैरतमंद क़ौम हूंदे असीं पंहिंजे दिफ़ा जो न रुगो भरपूर हक़ रखूं था, पर पूरी ताक़त, पूरी सघब रखूं था, पर उन सां गॾोगॾु अमुन जी प्रचार बि कयूं था, अमुन जो पैगाम बि ॾियूं था। हाणे नाज़रीन, जेका सूरत हाल आहे उन में आलमी बिरादरी खे बि इंटरवीन करण जी बार बार अपील कई पई वञे त आलमी बिरादरी अॻियां अचे ऐं पंहिंजो रोल प्ले करे। नाज़रीन, पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो, जो कि प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।